नमस्कार साथियों, आरडी इनसाइट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान का जो इज़राइल और अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा है। लेटेस्ट खबर यह है कि हूती ने इसमें पार्टिसिपेट करने के अपने संकेत दे दिए हैं। उन्होंने इज़राइल के ऊपर अपने मिसाइलों से अटैक किया है और इस बात का इशारा कर दिया है कि इस युद्ध में वो भी पूरी सक्रियता के साथ शामिल हो सकते हैं। और यदि इस घटना को एक आइसोलेटेड घटना मान लें और तब तो ठीक है, लेकिन यदि ये लोग भी इस युद्ध में एक्टिव हो जाते हैं तो इसके जो रिपरकशन हैं वो कुछ और होंगे और इस युद्ध की वो जो डायनामिक्स है उसमें ये एक बड़े कंट्रीब्यूटर साबित हो सकते हैं। हूती लोग कौन हैं, ये एक मन में प्रश्न उठता है। तो ये लोग यमन से हैं। 1990 के शुरुआती दौर में यमन में एक धार्मिक जो है आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे ये आंदोलन इतना आगे बढ़ा कि इसने एक जो है कहना चाहिए कि वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया और एक जो गल्फ का जो क्षेत्र है इसमें इसने एक अपनी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक पावरफुल सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब हाल ये है, इस नक्शे पे यदि आप देखेंगे तो यमन का जो बड़ा इलाका है उसमें इनका कब्जा हो चुका है। ये करीब 70 से 80% का इलाका है तो यमन के नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड में है, वहाँ पर इनका कब्जा हो चुका है। उसमें राजधानी जो यमन की है सना, उस पर भी इन्हीं का कंट्रोल है। और आप एकदम साउथ में देखेंगे तो जो लाल सागर है, लाल सागर से नीचे जो गल्फ ऑफ अडन है, गल्फ ऑफ अडन के बीच में एक छोटा सा स्टेट है जिसको मंडेब स्टेट बोलते हैं। बाबल मंडेब पूरा नाम उसका ये है। यहाँ पर भी इन्हीं का नियंत्रण है। तो एक तरह से इनकी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो इनके कंट्रोल में है। अब हो क्या रहा है कि इस पोजीशन की वजह से इनको अ, इस पूरे रीजन की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का मौका मिलता है। इसीलिए जब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान के इज़राइल और अमेरिका के साथ युद्ध में ये शामिल हो सकते हैं, तो उसके जो रिपरकशन है वो बहुत ज़्यादा होंगे। ये कौन लोग हैं, कैसे क्या मानते हैं? इनकी शिया परंपराएँ हैं। इन पर जो ईरान की क्रांति है उसका बहुत बड़ा असर है इनके ऊपर और इनका मूल विश्वास है कि ईश्वर महान है और इस्लाम की विजय हो। ये चाहते हैं कि अमेरिका का विनाश हो, इज़राइल का विनाश हो और यहूदियों का भी विनाश हो। इसी वजह से जो इनकी जो आइडियोलॉजी है, इसी वजह से ये अमेरिका और इज़राइल के निशाने पर अक्सर रहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये मानते हैं कि इनका जो संघर्ष है, वो वेस्टर्न जो साम्राज्यवाद है, उसके खिलाफ है और घर इनके घर में यानी यमन में जो करप्शन का लेवल है, उसके भी ये खिलाफ है। मतलब ये चाहते हैं कि ईमानदार सरकार हो, इनकी जो संप्रभुता है, वो बनी रहे और ये चाहते हैं कि यमन की जो संप्रभुता है, उसकी रक्षा यही लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो प्रश्न उठता है कि फिर यमन की जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सरकार है, उसका क्या होगा? तो वो छोटे से जो क्षेत्र है, सदर्न पार्ट आप देख रहे होंगे जो कि जहाँ पर कि इस नक्शे में भी पीएलसी लिखा हुआ है। पीएलसी यानी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। वहाँ पर कोई एक अकेला चुना हुआ नहीं है। उसका जो संचालन है उस देश का जो इनके कंट्रोल में है पीएलसी के, उसमें एक काउंसिल के थ्रू होता है और इनकी जो इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं तो वो भी किसी और देश में जाके करते हैं। आमतौर पे सऊदी अरब में ज़्यादा होती हैं जो कि इनका नेबर कंट्री है। जहाँ तक हुतीज़ की जो मिलिट्री पावर है उसकी बात करें तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर की जो टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। ज़्यादा इनके जो मिलिट्री पावर बहुत नहीं है। इनके पास जो सैनिक हैं वो 1.5 से 2 लाख के आसपास में हैं, लेकिन इनके पास में अच्छी क्वालिटी की मिसाइल्स हैं इनके जो कि 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है जिनकी, तो इज़राइल को ये बड़े आराम से अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के ड्रोन हैं और आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि जिन तरह के ड्रोन का इस्तेमाल ईरान कर रहा है उसी तरह के ड्रोन इनके पास मौजूद हैं। इनकी जो नेवल जो स्ट्रेंथ है, सिंस ये जो लाल सागर है उसके बड़ी एरिया को ये कंट्रोल करते हैं, तो इनकी नेवल जो स्ट्रेंथ है वो इस तरह की है कि इनके पास रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, उनमें एक्सप्लोसिव होता है जिसकी वजह से ये उस एरिया में डोमिनेट करते हैं। इनका जो है सैनिकों का नुकसान नहीं होता। इसके अलावा ये समुद्रों में बारूदी सुरंग बिछाने के एक्सपर्ट हैं। फिर ये एंटी शिप मिसाइलों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो लाल सागर से गल्फ ऑफ अडन में एंट्री करने के समय जो मंडेब स्टेट है उससे जो भी जहाज़ों का मूवमेंट होता है उसको ये कभी भी चोक कर देते हैं। और चोक क्यों करते हैं? क्योंकि इससे इनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। ये उनसे लूटपाट भी कर लेते हैं कभी-कभी, इनको डराते भी हैं। तो
उस जो बिजनेस रूट है उसको ये कंट्रोल करते हैं। इन्होंने समय समय पर अपनी पावर भी दिखाई है। कैसे दिखाई है कि 2014-15 में यमन में जो सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, उसका इन्होंने तख्ता पलट कर दिया और अब ये सरकार सऊदी अरब में जो है निर्वाचित सरकार है। 2023 के बाद से ये जो लाल सागर है उसकी समय समय पर नाकाबंदी करते हैं, मतलब कभी भी वो शिपिंग रूट को बाधित कर देते हैं। इससे क्या वो कैसे करते हैं कि ये क्या करेंगे कि जो कमर्शियल शिप्स हैं या जो नेवल शिप्स वहाँ से निकलते हैं उनके ऊपर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करके उनको इस पोजीशन पे ले आते हैं कि वो अपना रूट चेंज करके जो है अफ्रीका और दूसरी तरफ से अपना जो है बिजनेस करते हैं। तो उससे शिपिंग इंडस्ट्री उसको भी बहुत नुकसान होता है और इसराइल पर तो ये सीधे हमले करते हैं। आज ही इन्होंने सीधा हमला इसराइल पे किया है। इसके अलावा 2024 से लेकर 2026 के बीच में अनेक बार ये लोग इसराइल के ऊपर हमला कर चुके हैं और अपनी ताकत दिखा चुके हैं। तो एक तरह से यदि ये जो ईरान और हूती की एक अच्छी एक्सेस बन जाती है तो हूती की मदद से ईरान एक बड़े जो गल्फ का बड़ा जो क्षेत्र है उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर सकता है। कैसे कर सकता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है उसको तो ईरान ने ऑलरेडी चोक कर दिया, लेकिन उसके साउथ में सऊदी अरब के नीचे और यमन के भी फर्दर साउथ में जो स्टेट ऑफ मंडेब है उसको यदि हूती ने बंद कर दिया तो आप देखिए कि करीब 20% जो व्यापार है ऑयल और गैस का और जो दूसरी कमोडिटीज़ है जिसमें हीलियम है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह है, तो वो तो हार्मुज ने जो है कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से दुनिया में गैस और ऑयल का जो है वो एक क्राइसिस पैदा हो गया। फिर यहाँ से दुनिया का करीब-करीब 10 से 12% जो व्यापार है वो इस क्षेत्र से होता है जो कि लाल सागर से होते हुए निकलता है और ये यूरोप और जो एशिया है इसके बीच का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। तो इसको यदि चोक कर देते हैं तो एशिया से जो सामान यूरोप में जाता है मैन्युफैक्चरिंग होके और यूरोप से जो सामान एशिया में आता है, इसके अलावा जो ऑयल और गैस का जो ट्रैफिक है वो भी पूरी तरह से रुक जाता है। तो करीब 10 से 12% इधर और ये वाली जो स्टेट है इससे और 20% जो हार्मुज स्टेट है, तो टोटल 30 से 35% के बीच में जो ग्लोबल बिजनेस है वो इससे डायरेक्टली अफेक्ट होता है। तो आप ये सोचिए कि जो एनर्जी क्राइसिस है दुनिया में अभी सिर्फ हार्मुज स्टेट की वजह से इतना ज़्यादा है कि कई देशों में तो एक तरह से इमरजेंसी ही लगाना पड़ रही है। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो गया है, पेट्रोल डीजल की राशनिंग हो गई है, पावर भी प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रही है, वर्क अफेक्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट हो रही है। तो यदि हूती एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यदि इनको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो वर्ल्ड जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो इसीलिए इनका जो युद्ध में शामिल होना बहुत महत्व रखता है और चिंता की बात यही है कि ये यदि शामिल होते हैं तो अमेरिका के लिए भी एक नया वार फ्रंट ओपन होगा, इज़राइल के लिए भी नया वार फ्रंट ओपन होगा और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है और ईरान है उसके ऊपर जो अटैक करने की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, उस पे भी दबाव थोड़ा कम होगा क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर भी अमेरिका और इज़राइल अपना कब्जा करना चाहेंगे। तो उधर ईरान को मौका मिलेगा वो इज़राइल और अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकें। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हूती की जो एंट्री है वो सभी लोग इसको बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं कि ये आगे क्या शेप लेता है। तो आज हमने गल्फ वार में जो हूती का जो वार में शामिल होने का जो कनेक्शन है उसके बारे में हमने बात की। इसमें कुछ डेवलपमेंट अभी आने वाले 1 आध हफ्ते में और होंगे, तो इस पर फिर से हम एक बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस चर्चा में बने रहें, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।